पूस की रात। पूस की रात प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों में अग्रणी है। 1930 में रचित यह कहानी प्रेमचंद द्वारा आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के रास्ते को छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लेने की घोषणा करती है। उस यात्रा की शुरुआत है जो 1936 में कफन कहानी को चरम यथार्थ पर जाकर पूर्ण होती है। किसान वर्ग प्रेमचंद की चिंताओं में शीर्ष पर है। यह कहानी उनकी इसी चिंता का प्रतिनिधित्व करती है। संवेदना। पूस की रात मूल समस्या गरीबी की है। बाकी समस्याएं गरीबी के दुष्चक्र से जुड़कर ही आई हैं जो किसान के पूरे सामाजिक जीवन का आधार है। उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीद सके। दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधनों की अधिकता है, इतनी अधिकता है कि उन्हें खर्च भी न कर सके। अर्थव्यवस्था की इसी फूहड़ता पर यह कहानी व्यंग्य करती है। प्रेमचंद सदी के प्रतीक से इन दोनों वर्गों की तुलना दिखाते हैं। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरे की ठंडी पीठ चलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड में हो जाओगे। यह खेती का मजा है और एक एक दुकान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। प्रेमचंद गरीबी के मूल कारणों तक पहुंचते हैं। मार्क्स की भाषा में कहें तो हल्कों की गरीबी प्राकृतिक गरीबी नहीं है जो उत्पादन की कमी से पैदा होती है। यह तो शोषण और संसाधनों के असमान वितरण से पैदा होने वाली गरीबी है। गोदान में होरी की तरह हल्कों की भी नीयत है कि वह हर साल उधार ले और अपनी सारी कमाई सिर्फ सूद चुकाने में खर्च कर दे। उसे कंबल के लिए 3 रुपए बचा कर रखे, किंतु वह धन सूद चुकाने में खर्च हो गया। इस शोषणपरक व्यवस्था के प्रति हल्को की पत्नी मुन्नी की नाराजगी इन शब्दों में व्यक्त होती है। मैं कहती हूँ कि तुम क्यों नहीं खेत छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पूस की रात में किसान का जीवन संघर्ष का एक अर्थ में गोदान से भी ज्यादा कठिन। होरी के सामने भी गरीबी, ऋणग्रस्त और सर्द रात में फसल की रक्षा करने जैसी समस्याएं, किंतु खेती को लेकर उसके मन में जो सम्मान का भाव है वह उसे मजदूर बनने से मना करता है। वह कहता है जो 10 रुपए महीने का नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है। पर खेती को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती में जो मर्जाद है वह मजूरी में तो नहीं। किंतु पूस की रात का हल्को जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वे इतनी कठिन है कि मर्जाद का विचार निरर्थक हो गया। कहानी का अंत इसी नाट के मोड़ पर हुआ है जहां हल्को किसानी छूटने से खुश नजर आता है। दोनों खेत की दशा देख रहे हैं। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई है पर हल्को प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्को ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। पूस की रात की संवेदना एक महत्वपूर्ण पक्ष मानव और प्रकृति का संबंध को लेकर है। जहाँ शहर का व्यक्ति प्रकृति को सैलानी भाव से या उपयोगिता के चश्मे से देखता है, वहीं गांव के व्यक्ति के लिए प्रकृति जीवन का सहज हिस्सा होता है। यह कहानी उस दौर की है जब कविता के क्षेत्र में छायावाद चल रहा था। छायावाद की प्रकृति बेहद कोमल, पवित्र, सुकुमार और अभिजात थी।
प्रेमचंद उसी दौर में प्रकृति के ग्रामीण और बदेश रूप को साहित्य में खड़ा करते हैं, जिसे आगे चलकर प्रगतिवाद को महत्व दिया। हल्कू और जबड़े की अनोखी मैत्री का एक उदाहरण है। जबरा कुत्ते का नाम है। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। इस अनोखी मैत्री ने उसे उसकी आत्मीयता के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। शिल्प। पूस की रात संवेदना प्रधान कहानी है। शिल्पगत चमत्कारों में उसका रुझान नहीं है। इसमें वह कथारस ढूंढना निरर्थक है जिसकी मांग कहानी के श्रोता सामान्यतः करते हैं। बेहद यथार्थ को पाठक की चेतना में उतार देने की कोशिश इसे रसात्मक होने से रोकती है। घटनाओं की विरलता है, क्योंकि प्रेमचंद एक विशिष्ट स्थिति की सघनता को कथानक का आधार बनाते हैं। वह स्थिति है पूस की रात में बिना कंबल के एक किसान का वातावरण से संघर्ष करना। कहानी का नाम पूस की रात भी स्थिति प्रदान का ही संकेत है। भाषा ग्रामीण तेवर से युक्त ठेठ हिंदुस्तानी है। बिंब और प्रतीक सहज रूप में आते हैं, किंतु उन्हें लेखक में विशेष सजगता नजर नहीं आती। यह जरूर कहा जा सकता है कि कहानी का शिल्प उसकी संवेदना को पूरी धार के साथ पाठक की चेतना तक पहुंचाने में